जेठानी के लिए देवरानियों ने अपने ही घर वालों से दुश्मनी कर ली। शहर के सबसे महंगे और आलीशान बैंक्वेट हॉल में शहर के सबसे रईस लोगों से गिने जाने वाले शोभा और संजीव के 5 बेटों रवि, शिव, सतीश, राम और संजीव की शादी का रिसेप्शन चल रहा है। हॉल में मेहमानों की भारी भीड़ है। वेटर लजीज पकवान परोस रहे हैं। स्टेज पर 5 नवविवाहित जोड़े गेस्ट के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कुछ घंटों बाद जैसे मेहमानों की भीड़ छटती है, शोभा और संजीव की 5 नई बहुएं गौरी, काजल, माही, राजश्री और सबसे छोटी श्रुति के मायके वाले उन्हें अपने पास के कोने में बुलाते हैं और देख बेटा राजश्री, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो जेठानी आरुषि है ना, वो बहुत ही गरीब घर से आई है, लेकिन लड़की काफी लालची और चालाक है। देख बेटा गौरी, तुम्हारी देवरानी और जेठानी सब बहुत पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न हैं और बहुत अमीर घरानों से ताल्लुक रखती हैं। अब तुम जैसी हाई क्लास लड़कियों पर एक गरीब औरत जो तुम्हारी जेठानी है हुक्म चलाएगी तो यह हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। काजल की तरफ देखता हुआ हेमंत, अरे उमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। काजल बेटा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारे ससुराल वालों का सारा अरबों का कारोबार आजकल तुम्हारी जेठानी आरुषि ही देखती है। उसी की देख रेख में सब चल रहा है। आखिर ऐसी क्या जादू की छड़ी है उसके पास कि वो पूरे घर पर कब्जा जमाए बैठी है। अमित आरुषि को संजीव के साथ खड़ा देखता है। देखो माही बेटा, तुम अपनी जेठानी से बचकर रहना। तुम्हारे सास ससुर भी न जाने क्यों उसको इतना सिर पर बिठाए हुए हैं। समझ नहीं आता कि उसे इतनी पावर क्यों दे रखी है। आप सब लोग भी ना फालतू की चिंता कर रहे हो। आज हमारा रिसेप्शन है और आप लोग ये फालतू की बातें लेकर बैठ गए हो। हमारी जेठानी अपने मायके में भले ही गरीब थी, लेकिन अब ससुराल में तो वो अमीर ही है ना। तुम्हारी जेठानी हम सबके बराबर ही है। हाँ, आप लोग इतना ओवर थिंक मत करो। तभी वेटर्स फैमिली के लिए डाइनिंग टेबल लगा देते हैं और आरुषि अपनी 5 देवरानियों और उनके घर वालों के बीच मुस्कुराती हुई आती है। आप सब यहाँ कोने में खड़े हो, फैमिली के लिए डाइनिंग टेबल लग चुका है। चलिए सब साथ में डिनर करते हैं। आरुषि अपनी 5 देवरानियों और उनके घर वालों को अपने साथ डाइनिंग टेबल तक ले जाकर सबके साथ खाना खाने के बाद आरुषि की देवरानियों के घर वाले वहां से विदा लेते हैं और आरुषि का पूरा परिवार भी घर वापस लौट आता है। फिर अगले ही दिन की सुबह गौरी अपने कमरे से बाहर आते हुए अपने सास ससुर के कमरे के खुले दरवाजे से अपनी जेठानी आरुषि को लॉकर से प्रॉपर्टी के कुछ कागजात निकालते हुए देखती है। जेठानी जी, प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों निकाल रही हैं? ये कागज किसी काम के नहीं है। ध्यान से देखने के बाद आरुषि पेपर्स वापस लॉकर में रख देती है। गौरी तुरंत वहां से खिसक जाती है और दोपहर के समय अपने अपने कमरे में अपनी 4 देवरानियों को बुलाकर अपनी जेठानी और प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में बताती है। क्या बात करिए जेठानी जी, आपने सच में जेठानी जी को प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ देखा? मुझे लगता है कि आप पर अपने घर वालों की बातों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। जेठानी जी ने किसी जरूरी काम से पेपर्स निकाले होंगे, वो भी मम्मी जी की परमिशन से। नहीं तो आप ही सोचो कि लॉकर की चाबी जेठानी जी के पास कहाँ से आएगी। राशि की बात में दम तो है, लेकिन फिर भी हमें आंखें मूंद कर नहीं रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि घर में आखिर चल क्या रहा है। उसी दिन की शाम लिविंग रूम में अपने सास ससुर, पति और 5 देवरों के साथ बैठी आरुषि शादी में हुए खर्चों का हिसाब करती है। पापा जी, शादी में उम्मीद से ज्यादा खर्चा हुआ है। करोड़ों के कपड़े, पटाखे, रिसेप्शन, पता नहीं क्या क्या। गौरी, काजल, राजश्री, माही, श्रुति लिविंग रूम में आती हैं। बड़ी बहू, खर्चा तो होगा ही। आखिर हम 5 बेटों की शादी एक साथ जो की है, घर की रौनक के लिए इतना तो बनता है बेटा। हाँ पापा जी, खर्चा हुआ है वो ठीक है, लेकिन 5 देवरों की शादी की वजह से बिजनेस पर किसी ने पिछले 1 महीने से ठीक से ध्यान नहीं दिया। अब हमें अपने बिजनेस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, वरना हमारी राइवल कंपनीज हमसे आगे निकल जाएंगी। अपने कमरे से लिविंग रूम में आया विपुल आरुषि कंधे पर हाथ रखता है। तुम चिंता मत करो आरुषि, हम सभी भाई मिलकर कल से ही पहले से भी ज्यादा लगन से काम करेंगे। उस दिन के बाद आरुषि का पति और देवर सभी काम पर ध्यान देने लगते हैं। वो जैसे भूल से जाते हैं कि उनकी अभी अभी शादी हुई है और अपनी अपनी पत्नियों के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है। एक शाम रवि थका हारा ऑफिस से घर लौटता है और अपने कमरे में टाई निकालता हुआ बेड पर बैठ जाता है। क्या बात है रवि, तुम तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं हो। नई नई शादी हुई है हमारी, लेकिन तुमको तो बस काम काम और काम ही दिखता है। क्या करूं गौरी, भाभी हमें बिल्कुल आराम करने ही नहीं देती। उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रखे हैं कि सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है। अपने कमरे में पलंग पर बैठा जूते खोल रहा शिव के बगल में खड़ी काजल। शिव, एक दिन तो आराम कर लो, मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने शादी तुमसे नहीं, इस कमरे की इन 4 दीवारों से की है। क्या करूं काजल, ऑफिस में काम इतना बढ़ गया है कि एक काम से फ्री होता हूं तो भाभी दूसरा काम थमा देती हैं।
कमरे के अलमारी के सामने शर्ट उतारता सतीश पलंग पर बैठी माही से। अजीब हो तुम सतीश, तुम अपनी भाभी को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते हो क्या? कह दो कि अब छुट्टी चाहिए। माही भाभी को मना में तो क्या, भैया और यहाँ तक कि मम्मी पापा भी नहीं कर सकते। वो जो भी बोल देती है ना, वो हमारे घर के लिए पत्थर की लकीर होता है। आरुषि की पांचों देवरानियों को धीरे धीरे परिवार में आरुषि के रुतबे का पता चलने लगता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में एक साथ खड़ी होकर कॉफी पी रही आरुषि की पांचों देवरानियां नीचे गार्डन में अपने पति, सास और ससुर को अपनी जेठानी के साथ हाथ बांधे खड़ा देखती हैं। हमारे पति तो जेठानी जी की हर बात मानते, हमारे सास ससुर भी बिना सवाल किए जेठानी की बात मान रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मम्मी पापा ने हमसे जेठानी के बारे में जो भी कहा था वो बात एकदम सही है? हाँ देवरानी जी, मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है। कोई तो ऐसी छुपी हुई बात है जिससे पूरा का पूरा ससुराल हमारी जेठानी की मुट्ठी में है। अपने देवरों के ऑफिस जाने के बाद गार्डन से आरुषि बालकनी में अपनी देवरानियों के पास जाती है। शादी के बाद काम में इतना उलझ गई कि तुमसे सबसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे पता है कि एक बहू के लिए शुरुआत में अपने ससुराल वालों को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जेठानी तुम्हें ससुराल के बारे में सब कुछ समझा देगी। अपनी जेठानी के व्यवहार और अपने घर वालों की बातें सुनकर आरुषि की पांचों देवरानियां असमंजस में पड़ जाती हैं कि किस पर भरोसा करें किस पर नहीं। फिर एक दिन गौरी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। आरुषि उसके इलाज में बड़े बड़े डॉक्टर लगा देती है, तब भी गौरी ठीक नहीं होती। गौरी का कमरा, बिस्तर पर चादर ओढ़े लेटी बीमार गौरी, गौरी के सिराने बैठी आरुषि, बिस्तर के पास खड़ी काजल, माही, राजश्री, श्रुति। देवरानी, तुमको अपने मायके वालों की याद आ रही है, तभी किसी दवा का असर नहीं हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जेठानी अभी है यहाँ पर, तुमको अपने प्यार से ठीक कर देगी। उस दिन के बाद जब तक गौरी की तबीयत ठीक नहीं हो गई, आरुषि रात रात भर गौरी के पास बैठी, कभी उसके सिर में गीली पट्टी रखती, कभी अपने हाथों से खाना खिलाती, तो कभी उसके पैर भी दबाती थी। आरुषि का व्यवहार धीरे धीरे उसकी देवरानियों का दिल जीतने लगता है। बीमारी से उबरने के बाद गौरी अपनी चारों देवरानियों को अपने कमरे में बुलाती है और अब मैं समझ गई हूँ कि ससुराल में हमारी जेठानी का इतना मान सम्मान क्यों है। हाँ, क्योंकि हमारी जेठानी इस घर की सिर्फ बड़ी बहू ही नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी वेलविशर भी हैं। अब आरुषि की पांचों देवरानियां तय कर लेती हैं कि वे भी अपनी जेठानी का सम्मान करेंगी। उसी दिन शाम को एक साधु बाबा आता है। दहलीज पर खड़ी आरुषि उसे कुछ फल और पैसे दान के तौर पर देती है। धीरेन्द्र हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम जो भी कहोगी हमेशा वही होगा और दुनिया के सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे। बाबा का आशीर्वाद सुनकर हॉल में बैठी राजश्री का दिमाग घूम जाता है। ये भला कैसा आशीर्वाद हुआ कि जो तुम कहोगी वही सारी दुनिया मानेगी? तभी राजश्री देखती है कि बाबा आरुषि को पुड़िया में कुछ दे रहा है। राजश्री की तरह माही, श्रुति, गौरी भी अपनी जेठानी को उस बाबा से पुड़िया लेते हुए देखती हैं। और उस दिन के बाद जब भी घर वालों को अपनी जेठानी की बात मानते हुए देखती तो उनके मन में एक ही सवाल आता, उस पुड़िया में जरूर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जेठानी इस घर में अपना हुक्म चला रही है, नहीं तो बाबा मेरी जेठानी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देता? राजश्री की तरह काजल, श्रुति, गौरी और माही के मन में भी यही सवाल था। माही को यह सवाल इतना परेशान कर रहा था कि वो अपनी मम्मी पापा को ही फोन करके बुला लेती हैं और अपने कमरे में उनसे बाबा, पुड़िया और उसके आशीर्वाद के बारे में सब कुछ बताती हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी जेठानी में कुछ गड़बड़ है। उसने जरूर घर वालों पर वशीकरण कर रखा है, इसीलिए वो उसकी सारी बात मानते हैं और तुम्हारे पति भी उसके इशारों पर नाचते हैं। क्या सच में ऐसा भी होता है क्या? राजश्री, आजकल क्या नहीं होता दुनिया में, तंत्र मंत्र से सब संभव है। आरुषि की देवरानियों के मन में शंका का बीज बोकर माही के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं और अगले दिन माही का भाई घर आता है और माही को कमरे में एक पुड़िया देता है। उस समय कमरे में गौरी, श्रुति, राजश्री और काजल भी मौजूद होती हैं। दीदी, तुम ये बबूत घर में सबको खिला देना और अपनी जेठानी से बिल्कुल दूर रहना। वो कुछ भी खाने को दे तो भूल कर भी मत खाना। सौरभ भभूत की पुड़िया माही को देकर वहां से चला जाता है। माही से थोड़ी थोड़ी भभूत लेकर गौरी, श्रुति, राजश्री और काजल अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर उसी दिन की शाम को जब रवि ऑफिस से घर आता है तो अपने कमरे में गौरी उसे दूध के गिलास में भभूत मिलाकर देती है। लेकिन गौरी, ये क्या है? इसमें अजीब सी महक क्यों आ रही है? कुछ नहीं है रवि, बस पी लो ना, आपके फायदे के लिए ही है। अरे कैसे वैसे पी लूं? क्या मिलाया है इसमें तुमने? इसी तरह राजश्री के कमरे में भी बवाल मच जाता है। कमाल है, हमारी जेठानी आपसे जो कुछ भी करने को कहती हैं तो आप बिना सोचे समझे मान लेते हो, और आज जब आपकी अपनी पत्नी आपको कुछ खाने को दे रही है तो आप हजारों सवाल कर रही हैं। अपने कमरे में दूध का गिलास लिया माही के सामने खड़ा सतीश। अगर जेठानी कह देती
तो बिना किसी सवाल के ये दूध पी जाते और आपकी पत्नी कह रही है तो आप हजारों सवाल कर रहे हो। हाँ, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से हैं। सतीश और रवि की तरह राम, नीरज और शिव भी दूध पीने से मना कर देते हैं, जिस वजह से उन पांचों को पत्नियां उनसे लगभग एक ही तरह की बात कहती हैं। जिसे अपना गॉडफादर मानते हैं ना, उसने आपको वश में किया हुआ है और उसकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर है। अपनी अपनी पत्नियों से ऐसी बातें सुनकर पांचों भाई गुस्से में पैर पटकते हुए अपने अपने कमरों से बाहर चले जाते हैं। अपने अपने पतियों के गुस्से के बाद आरुषि की देवरानियों का आरुषि के प्रति रवैया पूरी तरह बदल जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक छुट्टी वाले दिन जब पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था, तभी आरुषि हॉल में आती है और देवरानियों, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं जेठानी जी, हमें कहीं नहीं जाना, आप ही जाइए। अब आरुषि जो भी कहती उसकी देवरानियां तपाक से उसकी बात नकार देती, लेकिन आरुषि इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन आरुषि की देवरानियां अपने पतियों और सास ससुर के साथ ऑफिस जाती है। वहां भी वो देखती है कि ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ जेठानी आरुषि का ही नाम चलता है। हर कर्मचारी उसी की बात मानता है। पापा जी, मम्मी जी घर में और इस पूरे ऑफिस में सिर्फ जेठानी जी की ही क्यों चलती है? बहू, तुम्हारी जेठानी आरुषि बहुत समझदार और सुलझी हुई है, इसलिए उसकी चलती है। अच्छा, तो क्या हम समझदार नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है बहू। तभी केबिन में मिठाई का डिब्बा लिया आरुषि दाखिल होती है और एक नई डील मिलने की खुशी में आप सब मिठाई खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। आरुषि फिर नीरज की तरफ मिठाई का डिब्बा बढ़ाती है। जैसे ही नीरज मिठाई उठाता है, श्रुति उसके हाथ से मिठाई छीनकर जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर नीरज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सबके सामने श्रुति को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। देवर जी, ये क्या कर रहे हो आप? अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठा रहे हो? आप तो चुप ही रहो जेठानी जी। पता नहीं क्या वशीकरण कर रखा है आपने कि सभी घरवाले बस आपकी ही बात मानते हैं। अच्छा, तो तुम सबको इस बात की जलन है कि हम तुम्हारी जेठानी की बात मानते हैं? तो सुनो इसके पीछे की वजह। 6 साल पहले बिजनेस लॉस में जा रहा था और कंपनी कंगाल होने की कगार पर थी। बोर्ड मीटिंग रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठे संजीव और उसके सभी बेटे कंपनी को किसी भी तरह बचाने के तरीके सोच रहे थे। इस डूबते बिजनेस को कैसे बचाया जाए? मुझे लगता है कि हमें ये बिजनेस बेच देना चाहिए। बिजनेस बेचना मतलब हजारों एम्प्लॉइज को सड़क पर लाना और घाटे में जाते बिजनेस पर लोन देना कोई समझदारी का काम नहीं होता। तभी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की आरुषि हाफते हुए कुछ फाइल्स लिए मीटिंग रूम में भागती हुई आती है। ये लड़की तो मीटिंग रूम में कैसे आ गई? सर, बस 5 मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। केबिन में खड़े सभी लोग रवि की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर उस दिन तुम्हारी जेठानी हमारी कंपनी की महज एक एम्प्लॉई थी, लेकिन उसने हमारी कंपनी के लॉस को इतनी अच्छी तरह से स्टडी किया था कि हम हैरान रह गए। हमने उस दिन उसकी बात मानी। उसकी बात मानकर ही आज हमारा बिजनेस इस मुकाम पर वापस आ गया है। नहीं तो हमने तो उस दिन बिजनेस बेचने का ही सोच लिया था। इसलिए हम अपनी भाभी का इतना मान सम्मान करते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। उन्होंने हमें सड़क पर आने से बचाया है। तो उस दिन जो मैंने जेठानी जी को मम्मी जी के कमरे में प्रॉपर्टी पेपर के साथ देखा था, वो सब क्या था? बहू, वो पेपर्स मैंने ही बड़ी बहू को लॉकर से लाने के लिए कहा था। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी जिसमें सभी भाइयों के साइन लगने थे और प्रॉपर्टी आरुषि के नाम हो